एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 7वीं क्लास के भूगोल का चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण उसको पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे पर्यावरण क्या होता है, उससे कितने भाग होते हैं, जो पर्यावरण के जो आधारभूत कौन से कारक होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जलीय पर्यावरण क्या होता है, स्थलीय पर्यावरण क्या होता है, जैविक पर्यावरण क्या होता है, परितंत्र क्या होता है। इन सब जो तथ्यों को, इन सब चीज़ों को हम इस पूरी वर्कशीट में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इसमें कुछ छोटे छोटे छात्र हैं, उनकी कहानियों के माध्यम से समझाया गया है, तो उसको चलिए शुरू करते हैं। चल, अब एक छात्र है रवि, वह अपनी छुट्टियों के बाद स्कूल जाता है। तो स्कूल के निकट जो खेल का मैदान है देख रहा, वहाँ खुदाई हुई है और वहाँ पे खेलने की, जहाँ वह खेला करता था, अब वहाँ पे कोई खेलने की जगह नहीं रही है। वहाँ पे अनेक प्लेटों वाली एक इमारत बनेगी। अब रवि को समझ में आया कि जो मुलायम घास के मैदान थे, जहाँ गेंदे के फूल, तितली, विशाल मैदान सब कुछ रहता था, वो तो सब नष्ट हो गया। तो उसकी आंखों में आंसू आ गया कि हमारा जो खेलने, जो कि बच्चे बहुत भावुक होते हैं, तो हमारे खेलने का मैदान तो चला गया। उसने यह बात अपने किससे बताई? सहपाठियों से बताई, यानी उसके साथ जो पढ़ने वाले लड़के थे। और सुबह की सभा में जो उसके स्कूल के प्रधानाचार्य थे, वह भी उदास थे कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अब उन्होंने एक चीज़ बताई कि पर्यावरण। अब कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, ये पर्यावरण क्या है? श्रीमान जी, ये पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया कि अपने आसपास जो भी चीज़ें आप देख ले रहे हो, वही आपका पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी हुई कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, कूड़ा करकट, ये मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण का अंग हैं। तो शिक्षक ने कहा, हाँ, ये सब पर्यावरण है। शिक्षक ने कहा, जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। तो अब यहीं देख लीजिए, अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति और मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो जो चीज़ें प्रकृति ने बनाई हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित जो चीज़ें होती हैं, पर्यावरण का हिस्सा होते हैं, उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं, और जो मानव निर्मित होते हैं, उन्हें मानवीय पर्यावरण कहते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ पढ़ते हैं, क्या है कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। क्योंकि हमारे पर्यावरण के ये तत्व हैं, जल है, हवा है, भूमि है। अब मानव पर्यावरण को प्राकृतिक पर्यावरण को कैसे परिवर्तित करता है? तो देखिए, कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, यानी जो वायु है, जो प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा थी, जो दूषित नहीं थी, मानव ने उसे प्रदूषित कर दिया। पानी का पात जल, जो कि नदियों में ग्लेशियर से पिघल के आता है, या वर्षा का जो जल होता है, वो तो प्रदूषित नहीं होता है। लेकिन मानव द्वारा फैक्ट्री, बर्तन, जो सीवेज का पानी होता है, ये सब निर्माण करके उस जल को हम क्या करते हैं? गंदा कर देते हैं। कार, मिल, कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर देता है। अब ये बच्चे पर्यावरण क्यों बदल रहा है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब छात्रों देखते हैं पर्यावरण के घटक क्या क्या हैं। तो पर्यावरण के 3 घटक मुख्य रूप से। आपको जब भी प्रश्न पूछा जाएगा कि पर्यावरण के कितने घटक हैं, तो आप बताएंगे कि पर्यावरण के मुख्य रूप से 3 घटक हैं। तो पहले हम 2 घटकों पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद तीसरे घटक पर आते हैं। देखिए, पर्यावरण के घटक। अब पूछ लेगा कितने घटक होते हैं? नंबर 1 प्राकृतिक, नंबर 2 मानव निर्मित, तीसरा मानव। प्राकृतिक, मानव, मानव निर्मित, 3 घटक होते हैं। अब प्राकृतिक घटक में भी कई घटक होते हैं, यानी प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है, उसके भी कई घटक होते हैं, कई हिस्से होते हैं, कई तत्व होते हैं। जैसे जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और सजीव यानी जैव। अब देखिए, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, अभी इन पर हम चर्चा करेंगे आगे कि जलमंडल क्या होता है। यानी पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भी जल होता है, जल मतलब ज़्यादा मात्रा में, चाहे नदी हो गई, समुद्र हो गया, झील हो गए, तालाब हो गए, बड़े बड़े
नहर हो गए या बड़े बड़े जो वहाँ बांध बंध गए हैं, तो ये सब जलमंडल का हिस्सा है। यहाँ का जो पर्यावरण होता है वह जलीय, वो प्राकृतिक पर्यावरण है, लेकिन वह जलमंडल का हिस्सा है। वायु यानी हमारे धरती के ऊपर जो वायु है, यानी वायुमंडल है, कुछ किलोमीटर तक वायुमंडल होता है, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसें होती हैं बहुत सारी, ये सब मिलाकर के वायुमंडल बनाते हैं। स्थलमंडल पृथ्वी का जो ऊपरी परत होती है, पृथ्वी की ऊपरी परत जहाँ पर हम निवास करते हैं, वह स्थलमंडल कहलाता है। और सजीव मंडल वह है कि स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इन सबको मिला करके, इन तीनों का हिस्सा जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, सजीव चीज़ें पाई जाती हैं, वह जीवमंडल कहलाता है। अब ज़्यादातर जो सजीव होते हैं वो तो जल में रहेंगे या तो स्थल में, लेकिन कुछ सजीव होते हैं जो रहते तो यहाँ हैं लेकिन वायुमंडल में भी रहते हैं। जैसे हम ही लोग हैं, वायुमंडल में ही रहते हैं, स्थल के ऊपर वायुमंडल है। पक्षी हो गए हैं तो वायुमंडल उनके लिए ज़रूरी है, वायुमंडल में उड़ते हैं, वहीं से ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधे नाइट्रोजन लेते हैं या बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके अपना भोजन बनाते हैं। तो ये सब मिलाकर के सजीव मंडल यानी जैवमंडल का निर्माण करते हैं। तो छात्रों, प्राकृतिक पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, पर्यावरण के प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 घटक होते हैं। पहला हो गया जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और सजीव मंडल। अब चलते हैं मानव पर्यावरण पर। तो मानव पर्यावरण क्या है कि देखिए, मानव जो है, मानव से बना गया, यानी मानव जो है मिल करके, जब कई सारे मानव मिलते हैं तो जो पर्यावरण मिलता है उसे मानव पर्यावरण कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति हो गया, व्यक्ति ने शादी की, परिवार हो गया, तो मानव पर्यावरण है। फिर अब कई सारे परिवार मिलकर समुदाय बन गए, जब कई सारे समुदाय मिल गए तो उन सबका अपना धर्म बन गया। कोई राम जी को पूज रहा है, कोई अल्लाह को प्यार कर रहा है, कोई बुद्ध को पूज रहा है, कोई गुरु नानक देव को पूज रहा है। तो ऐसे ही जो है मानव पर्यावरण का, ये मानव का पर्यावरण हो गया। ये वो धर्म है, उनकी संस्कृति है। अब शिक्षा उनकी है, शिक्षा में जैसे क्या है, शैक्षिक जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये मानव है। आर्थिक, हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, हमसे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं। राजनीतिक, हम अपना वोट दे रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, समझे कि नहीं, अपने अपने हितों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, मानव जो है उसका पर्यावरण। तो ये मानव पर्यावरण के घटक हैं। मानव पर्यावरण के घटक क्या क्या हैं? व्यक्ति है, परिवार है, समुदाय है, धर्म है, शिक्षा है, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब चीज़ें मानव पर्यावरण का हिस्सा है। अब हम चलते हैं मानव निर्मित, यानी प्रकृति से प्रदत्त चीज़ों को लेकर के मानव ने जो नई चीज़ों का निर्माण किया है, वह मानव निर्मित पर्यावरण होते हैं। जैसे इमारतें, अब इमारतें तो जादू से बनाई नहीं, मिट्टी ली होगी ईंट के लिए, तो प्राकृतिक पर्यावरण का स्थल मंडल का हिस्सा थे। जो खनन किया होगा वो भी प्राकृतिक स्थल मंडल में जाके सीमेंट उत्पादन किया, समझे कि नहीं। स्टील, लोहा लगा होगा तो वो भी कहाँ है, वो भी स्थल मंडल में जब खनन किया गया तो जाके वहाँ से लोहा मिला होगा। तो ऐसे ही जल लेके, जल से जल लिया होगा तो जल मंडल से। तो यानी प्राकृतिक पर्यावरण में वो सारी चीज़ें मौजूद थी, मानव ने बस उसको अपने तरीके से परिवर्तित करके उनका निर्माण कर दिया। पार्क बना दिया, पुल बना दिए, सड़क बना दी। तो ये सब चीज़ें क्या है, मानव पर्यावरण का हिस्सा। अब देखिए, अब मानव पर्यावरण क्या है, जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है वो क्या होता है, उसके 2 घटक होते हैं, एक जीवीय और एक अजीवीय। यानी इसे एक सजीव और एक निर्जीव भी कर सकते हैं, अजीव को निर्जीव भी आप बोल सकते हैं। जैसे सजीव प्राणियों का संसार है, जैसे पादप एवं जंतु। निर्जीव पदार्थों का जैसे स्थल हो गया, जल हो गया, वायु हो गई। अब पढ़ते हैं। अब पर्यावरण क्या होता है तो समझ जाइए, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये आप पर्यावरण की परिभाषा लिख सकते हैं, यानी किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं।
प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। क्या जो पर्यावरण है प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। अब छात्रों, अब हम प्राकृतिक पर्यावरण मानव पर्यावरण पर चलते हैं। इससे पहले ये देख लेते हैं कि जो पर्यावरण आप पढ़ रहे हो उस शब्द का उत्पत्ति कैसे। पर्यावरण को इंग्लिश में इन्वायरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। और ये इन्वायरोनेर या इन्वायरोनेर एक फ्रेंच शब्द है, उससे उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ होता है पड़ोस। इन्वायरमेंट बन गया यानी पड़ोस, मतलब जो आपके करीब है, इसी से इन्वायरमेंट बन गया, मतलब आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पर्यावरण। यानी हिंदी में इसे बोलते हैं पर्यावरण। यानी आसपास का आवरण, यानी आपके आसपास की जो चीज़ें हैं पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आता है, अभी नीचे आपके प्रश्न आएंगे, उनका उत्तर हम अगले दिन दे देंगे। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल पहले से ही परिचित हैं। अब देखिए स्थलमंडल क्या होता है। स्थलमंडल की परिभाषा ये है, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। जो मिट्टी की पतली परत होती है उसे मृदा बोलते हैं, जो ऊपर सबसे ऊपर की होती है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। अब स्थलमंडल वह क्षेत्र है हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थान और खनिज संपदा का भी स्रोत होता है। तो हमने पहले ही समझा दिया कि स्थलमंडल क्या होता है। पृथ्वी की जो ठोस ऊपरी परत होती है वही स्थलमंडल होता है। अब जैसे मान लीजिए कि यह पृथ्वी पे ये देखिए, ये जो स्थल पे जितनी भी चीज़ें हैं ये सब स्थलमंडल है। अब जलमंडल है, समुद्र के नीचे की जो परत है वो भी स्थल ही है ना, ठोस है। तो ऊपरपटी की जो परत होती है वो स्थलमंडल कहलाती है। यह विभिन्न प्रकार के खनिजों का, जीव जंतुओं का निवास स्थान होता है, उनका यहीं पे वास होता है, वही ये पाए जाते हैं। और साथ ही साथ जो होता है, हमें मानव के लिए, आपके लिए कृषि के लिए ज़मीन, वन के लिए ज़मीन, उद्योग के लिए ज़मीन, बस्ती बनाने के लिए ज़मीन, घास के लिए ज़मीन, पशुओं को चराने के लिए जो चारागाह, ये सब हमें स्थलमंडल ही प्रदान करता है और खनिज संपदा का स्रोत होता है। अब देखिए पर्यावरण के क्षेत्र आपस में कैसे क्रिया एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। देखिए ये पूरी चीज़, इसमें आप देखेंगे ये पूरा स्थलमंडल है, जहाँ बस उस जा रही है, ये सब स्थलमंडल है। ऊपर ये वायुमंडल है और ये जलमंडल है। लेकिन इन तीनों में जीवमंडल है। अब देखिए जीव यहाँ भी रह रहा है, इसके अंदर भी जीव रह रहे हैं, यहाँ भी हवाई जहाज़ में जीव उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, स्थलमंडल के ऊपर जो जीव रहते हैं। तो ये सब क्या हो गए, जैवमंडल हो गए। यानी जहाँ जहाँ पे स्थल, जल और वायुमंडल में जहाँ जहाँ पे जीव पाए जाते हैं, जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, वह जैवमंडल का। अब जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। विभिन्न स्रोत नदी हैं, झील है, समुद्र है, महासागर आदि हैं, जलाशयों से मिलकर बनता है। सभी प्राणियों के लिए जल आवश्यक है। अब पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। तो जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल की आपने परिभाषा देख ली। यानी पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है और यह सूर्य को झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, पर्यावरण वायुमंडल में क्या क्या होता है, गैस मिलती है, धूलकण, जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है।
जैसे वायुमंडल में जहाँ का वायुमंडल जैसा होगा उस हिसाब से धीरे धीरे मौसम और जलवायु में परिवर्तन होते रहता है। पादप एवं जीव मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, वायु एवं जल पर जीवन संभव है। अब छात्रों, हमने तो क्या क्या पढ़ लिया? पर्यावरण, उसके घटक 3, प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित। ये हो गया। अब प्राकृतिक पर्यावरण के घटक भी पढ़ लिए। अब हम परितंत्र के बारे में, तो पारितंत्र क्या हो? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी शब्दावलियाँ, जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि पारितंत्र क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, स्थलमंडल किसे कहते हैं, जैवमंडल किसे कहते हैं, तो आप जब पूछ देगा जैवमंडल किसे कहते हैं तो लिखेंगे कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। या यह भी लिख सकते हैं कि जैवमंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल एवं जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पूरा भी लिख सकते हैं। अब पारितंत्र को पहले हम यहाँ समझ लेते हैं। फिर रबी की कहानी पढ़ेंगे कि रबी केरल में वहाँ मूसलाधार बारिश होती है, जबकि उसका दोस्त हीरा जैसलमेर का रहता है, वहाँ पे बारिश होती ही नहीं। तो उन्होंने कहा, अरे हमारे यहाँ का जो पर्यावरण अलग है, तुम्हारे यहाँ का अलग है। उसी हिसाब से जीव जंतु पाए जाते हैं। केरल में ऊँट नहीं पाया जाता है, जबकि रेगिस्तान में ऊँट पाया जाता है। केरल में नारियल पाया जाता है, रेगिस्तान में नारियल नहीं पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें विभिन्न हैं। यह क्यों विभिन्न है, कैसे इतनी विभिन्नता है, उसका उदाहरण है पारितंत्र। तो पारितंत्र कैसे पढ़ते हैं? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर प्रक्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव है। अब देखिए क्या कि पर्यावरण के समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारक के साथ मिलकर प्रक्रिया करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा तालाब है, उसके जो जीवधारी हैं यानी मछली है, तालाब के नीचे घास होगी, कमल का फूल हो सकता है, छोटे छोटे और जीव हो सकते हैं, मच्छर भी हो सकता है। अब ये सब आपस में मिलके एक दूसरे से प्रक्रिया करते हैं। यानी मच्छर कहाँ से? जल से ही भोजन लेगा, मछली जल से ही भोजन लेगी। इन्हीं जो कीड़े मकोड़े छोटे घास फूस होते हैं उन्हीं से वो भोजन बनाती है। यानी ये भोजन उनको जलमंडल देता है। इन्हीं से ये प्रक्रिया करके बड़े होते हैं और आपस में एक दूसरे से भी प्रक्रिया करते हैं। छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, हैं। मेढक जो है ये छोटे छोटे कीड़ों को खा जाएगा, मगरमच्छ होगा। तो ये सब क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ प्रक्रिया करने का मतलब एक दूसरे पर कहीं ना कहीं से आश्रित होते हैं, एक दूसरे का लाभ करते हैं या हानि पहुंचाते हैं। और पर जो भौतिक और रासायनिक कारक हैं, अब जलमंडल में जल भौतिक कारक है, इसमें बहुत सारे जैसे गैसें भी हो सकती हैं। स्थल मंडल जो नीचे का स्थल मंडल होगा वहाँ से कुछ रासायनिक तत्व भी मिल सकते हैं, ऑक्सीजन मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी। तो सांस लेने में उनको प्रक्रिया करेंगे। इन सबसे वह प्रक्रिया करके एक परितंत्र का निर्माण करते हैं और यह जलीय परितंत्र होता है। और यह परितंत्र स्थल मंडल से अलग होगा क्योंकि स्थल पे ऐसी चीज़ें नहीं पाई जाएंगी, मछली नहीं पाई जाएगी। ये छोटे छोटे जो मगरमच्छ स्थल पे नहीं दिन भर रहेगा, या मच्छर स्थल पे नहीं उगते हैं, पानी में ही पैदा होते हैं, भले उड़ते स्थल पे हैं। ये इनका क्या होता है? पारितंत्र होता है। और यह क्या करते हैं? उसी में निवास करते हैं। और ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण संबंध है। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा मतलब जैसे जब भोजन बनाते हैं, एक जैसे क्या है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या होंगे, उनको बड़ा जीव खाएगा, उससे बड़ा जीव उसको खाएगा, यानी ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। फिर ये मर जाएगा और फिर इसकी मरी हुई चीज़ें क्या हो जाएंगी? इसी पानी में सड़ जाएंगी और यहाँ से जो रसायन होंगे वही पौधे खा लेंगे, तो पौधे अपना भोजन बनाएंगे, फिर पौधे उत्पन्न होंगे। यानी वह एक प्रक्रिया चलती रहती है।
देखिए यही जैसे पारितंत्र है, एक ताल क्षेत्र का पारितंत्र है, यानी यहाँ पे जो पानी पी रही है जीव, यहीं पे घास है, यहीं पे हिरन है, यहीं पे ये पक्षी है, पेड़ पौधे भी यहाँ से जी रहे हैं, इन्हीं पेड़ पौधे घास को ये खा रही है, गाय माल बछड़े ये मर जाएंगे तो यहीं पे क्या होगा, इनकी जो होगा रासायनिक क्रिया हो जाएगी, शरीर इनका ही नष्ट हो जाएगा। ये मछली को खाएगा बगुला, समझे कि नहीं। और ये कमल का फूल है या जो फूल हैं ये नीचे जो जल है उसी से पानी लेते हैं। अब यह परितंत्र स्थल का है, रेगिस्तान के परितंत्र से अलग होगा। रेगिस्तान पे आपको ऐसा परितंत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो परस्पर जीव है वहाँ पे ना तो ये जीव होंगे, ना तो अंतःक्रिया एक वहाँ की परिस्थिति से अंतःक्रिया नहीं कर पाएंगे। अगर आप इन सारे जीवों को रेगिस्तान में ले जाओ तो ये नहीं जी पाएंगे, क्योंकि इनका परितंत्र मिलेगा नहीं। इनको वहाँ जल चाहिए, जल प्रचुर मात्रा में चाहिए, और जल से जो उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं, जीव जंतु हैं या घास फूस, यह रेगिस्तान में नहीं मिलेगा, पहाड़ पे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यह जल का परितंत्र है, ताल का परितंत्र है। अब आगे पढ़ते हैं कि सभी पेड़ पौधे जीव जंतु मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंधी परितंत्र का निर्माण करता है। अब कितने प्रकार के परितंत्र हो सकते हैं, जैसे वन का परितंत्र अलग होगा, घास स्थल का अलग होगा, रेगिस्तान है, पर्वत है, झील है, नदी है, महासागर है, एवं छोटे छोटे ताल का भी एक परितंत्र होता है। तो इस प्रकार से परितंत्र का निर्माण होता है। तो छात्रों, आशा है आपने समझ लिया होगा कि परितंत्र क्या होता है और उसके घटक क्या क्या होते हैं। यानी परितंत्र में क्या होता है, वहाँ का पर्यावरण होगा, वहाँ के जीव जंतु होंगे, पेड़ पौधे होंगे, वहाँ के जो भौतिक कारक होंगे, वो सब मिलके आपस में क्रिया करते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। मानवीय पर्यावरण पर आते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उससे अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया, उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। देखिए, मानव भी क्या करता है, एक सजीव प्राणी है, चलता फिरता है, तो यह अपने पर्यावरण के साथ प्रक्रिया करते हैं। जैसे हमारे पर्यावरण में जल है, स्थल है, और स्थल था, जंगल थे, तो मानव ने क्या किया, उसकी आवश्यकता हुई तो जंगल को काट के वहाँ की खेती करना शुरू कर दिया, यानी वहाँ के अपने आसपास के परिवर्तन थोड़ा कर दिया। तालाब थे तो तालाब को और बड़ा कर दिया, वहाँ से नहर निकाल ले आए कि ताकि सिंचाई हो सके, पानी का स्रोत बना दिया। जंगली जीव थे, उनको पालना शुरू कर दिया, पेड़ों को काट के लकड़ी से अपना घर बना लिया। तो ये सब मानव ने क्या किया, पर्यावरण के साथ क्रिया करके निर्मित किया। लेकिन प्राचीन काल में मानव का जीवन बहुत सरल था, यानी जो आदि मानव थे या बहुत आज से 500-700 साल पहले, 1000 साल पहले, तो मानव का जीवन इतना सरल था, यानी जो प्रकृति से चीज़ें मिलती थी उसी से क्या होता था, उसका जो आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। जैसे कि हमें भोजन चाहिए था, तो प्रकृति से हम खेती करके उत्पन्न कर लेते थे, फल फूल खाते थे, कंदमूल फल खाते थे, जानवरों से दूध दही खा लेते थे, खत्म। लेकिन आज अब गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी आदमी क्या करता था, जंगल में या बाग बगान बगीचे में रहता था, पेड़ लगाता था और पेड़ से ही अपना हाथ के क्या करता था, हाथ के पंखे बना लेता था। लेकिन अब तो लाइट वाला पंखा तो प्रकृति आपको देगी नहीं। गर्मी पड़ रही, एसी पेड़ आपको देगा नहीं, आपको जलमंडल से एसी तो मिलेगी नहीं, वायुमंडल से एसी मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मानव ने अपना जीवन जटिल बना लिया। अब उसे एसी की ज़रूरत है गर्मी में ठंड प्रदान करने के लिए या जीवन को आरामदायक बनाने के लिए। तो एसी इंसान ने, मानव ने ले लिया। पंखा जो इलेक्ट्रिक पंखे हैं, गाड़ी है, पहले वो बैलगाड़ी से चलता था, पैदल चलता था, लेकिन मानव ने फिर साइकिल बना ली, फिर एरोप्लेन बना ली, गाड़ियाँ बना ली,
मोटर बाइक बना ली, बसें बना ली, इलेक्ट्रिक बाइक बना ली। अब तुमको पर्यावरण क्या बोलते हैं, जलमंडल तो तुमको ये नहीं कहेगा भैया हम आपको पानी वाली जहाज़ देंगे। पानी वाली जहाज़ तो मानव ने बनाई है ना। तो पहले इतना जीवन हमारा जटिल नहीं था, मानव की सारी ज़रूरतें प्रकृति से पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। पर्यावरण के उपयोग, उसके परिवर्तन करने के तरीके सीख लिए किसने, मानव ने। फसल उगाना, पशुपालन, स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया। फिर पहिए का आविष्कार हो गया, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। अब अन्न उपजाया गया तो फिर वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ। अब ये सब चीज़ें जब हो गई तो यानी प्रकृति से हमारी क्या हो गई, जो ज़रूरतें थी वह पूरी होना कम हो गई। तो हमने, मानव ने अपने हिसाब से अपना पर्यावरण बनाना शुरू किया। कि जैसे वस्तु विनिमय, सामान का आदान प्रदान के लिए उसने बाजार बना दिया। बाजार बनी है, जिसको जिसको जो सामान देना है वहाँ खड़ा है। किसी को धान चाहिए और किसी को गेहूँ। इसने कहा भैया हमारा 10 किलो गेहूँ आप लो, आपका 10 किलो गेहूँ धान हम लेंगे, वस्तु विनिमय में चल दिए, है कि नहीं। किसी के पास एक भैंस खाली थी फालतू, किसी के पास एक बैल, जिसने कहा आप अपना बैल हमें दो, इनको ज़रूरत थी, इनको भैंस की, आदान प्रदान कर लिया, चल दिए। तो वस्तु विनिमय हो गया और व्यापार का आरंभ हो गया। औद्योगिक क्रांति हुई तो बड़े पैमाने पर उत्पादन हो गया। फिर परिवहन तेज हो गया। सूचना क्रांति ने पूरे विश्व में संचार और सहज को द्रुत मतलब तेज कर दिया। अब ये सब चीज़ें हुई तो बहुत सारे हमारा जीवन बहुत तेज हो गया। पहले हम दिन भर में साइकिल से, पैदल, बैलगाड़ी से दिन भर में 20-25 किलोमीटर चलते थे, 30 किलोमीटर। अब आदमी हवाई जहाज़ से हज़ारों किलोमीटर एक दिन में चला जा रहा है। कि हवाई जहाज़ बना ली, पायलट बना ली, तकनीकी बना ली। ये सब चीज़ें हवाई जहाज़ खरीदने के लिए, बनाने के लिए मुद्रा का आविष्कार हो गया, बाजार हो गया, उद्योग बन गए। ये सब मानव ने निर्मित कर लिया। उसकी ज़रूरतें बढ़ती गई और अपना जीवन जो पहले सरल था वह अब जटिल होता चला गया। तो ये हो गया विनिमय पद्धति। विनिमय पद्धति क्या होती है इसको जान लीजिए। वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। जैसे अभी क्या है बच्चों, हम बाज़ार जाते हैं, आपको आलू खरीदना है, आप उसे बोलो कि भैया आलू का दाम क्या है, वह बताएगा 10 रुपये किलो। आपको 5 किलो आलू चाहिए तो आप उसे 50 रुपये दोगे, वो आपको 5 किलो आलू दे देगा, आप अपने घर चले जाओगे। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा नहीं, क्योंकि तब मुद्रा का इस तरह से आविष्कार नहीं था, मुद्रा की मान्यता नहीं थी उतनी उस समय। तो क्या था, आपको आलू चाहिए, आप खोजते थे किसके पास आलू है, जिसको आलू फालतू है और उसको आपके पास जो चीज़ है उसकी ज़रूरत थी। तो मान लीजिए आपके पास क्या था, आपके पास एक छोटी गाय है, आपके पास कई सारी गाय हैं, ऑलरेडी दूध है, तो आपने सोचा कि जो गाय बच्चा देने वाली है इसे हमें हटाना है। मार्केट में गए, किसी के पास 100 किलो आलू था, उसने आपसे क्या कहा, आप अपना एक बोरी आलू हमें दे दो, हमारी गाय आप दे दो। मतलब 2 वस्तुओं का आदान प्रदान हो गया, आपका काम चला गया, उसका काम चल गया। तो ये होता है वस्तु विनिमय। अब आपके लिए बहुत सारे क्रियाकलाप हैं। छात्रों, आप जो है अपनी पाठ को पढ़ के कर सकते हैं। आपके जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को अगली हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रश्नों को हल करके बताएंगे कि प्रश्न क्या है, परितंत्र क्या है। बहुत आसानी से अभी हमने समझाया है। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, हमने 3 बताए थे। मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण आपको देना है। स्थलमंडल क्या है, जीवी पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं, जैवमंडल क्या है, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन सही बताना है। ये सब आप खुद भी कर सकते हैं। तो छात्रों, आपकी जो पहला चैप्टर था उसका वीडियो चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसे आप करिए।
साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम नए नए वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंचती रहे। साथ ही हम प्रयास करेंगे इस चैप्टर का एक बहुत छोटी समरी आपको दे दें, ताकि आप वहाँ भी अच्छे से समझ सकें, बहुत छोटे में आपका काम चल सके, और नए नए आपके जो चैप्टर्स हैं, हमारा अतीत है या जो भी हैं, उनको हम धीरे धीरे करके अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।